वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जुनैद। आप देख रहे हैं, ये है हमारे साथ गुलवेज भाई। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक एचबीसी इंजीनियर जो स्टार्टिंग में, जैसे जो एचबीसी इंजीनियर जो लगता है बंदा एज ए फ्रेशर, वो कितनी सैलरी पे लगता है और एचबीसी में कितना पैसा अगर वो कमा सकता है। क्या एचबीसी में वो अपना स्कोप अपना फ्यूचर देख सकता है एज ए, मतलब जैसे जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, जैसे और भी इंडस्ट्री में होती हैं, हाई पेइंग जॉब्स के लाख रुपये कमा रहे हैं, आगे 1.5 लाख कमा रहे हैं, ऐसा होता नहीं होता है। तो मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में एज ए फ्रेशर जो सैलरी लगती है एचबीसी इंजीनियर की, साइट इंजीनियर हो गया, मैं पहले एचबीसी साइट इंजीनियर की पूछता हूँ कि एचबीसी जो साइट इंजीनियर जो स्टार्टिंग में लगती है सैलरी एज ए साइट इंजीनियर, उसकी सैलरी कितनी लगती है? देखिए जुनैद भाई, एचवीएसी फील्ड में जो है आपका, तुम्हें आपको ही पता है कि एचवीएसी फील्ड में काफ़ी अच्छा पैसा है, ठीक है। अच्छा, हाँ, नो डाउट काफ़ी अच्छा पैसा है एचवीएसी फील्ड में, बट पैसा तब है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक्सपीरियंस है, ठीक है, ठीक। ये चीज़ तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो सपोज़ करें कि आप फ्रेशर हैं, ठीक है, आपने एचवीएसी फील्ड ज्वाइन की है, ठीक है, आपने डिप्लोमा किया है, जो भी किया है, ठीक है। जब आप एक साइट इंजीनियर की पोस्ट पे आते हैं, ठीक है, तो आपकी बेसिक सैलरी, आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी 20,000 होगी, ठीक है। कोई कंपनी आपको 18,000 भी देगी, जो मिनिमम सैलरी होती है इसकी। अच्छा, वो आपकी मतलब एक जो जैसे 15,000 मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मीडियम मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपना 15 से लेकर 20,000 तक पैसे देगी स्टार्टिंग में एज ए साइट इंजीनियर। और कोई डिप्लोमा वाला है तो उसको 15,000 स्टार्टिंग देगी लगभग। 15,000 मिनिमम है, मिनिमम साइट पे मिनिमम सैलरी 15,000 मिलेगी। और देखिए, अगर इसके अलावा क्या क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको देखें, अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सिर्फ रूम का दे देती हैं, ठीक है, रूम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, और खाना जो होगा वो आपका अपना होगा, ठीक है। जो मोस्टली देखा गया यही होता है, मोस्टली जगह यही होता है। मतलब जैसे बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, और बाकी ये है कि जैसे कि हम अभी कहीं आउट ऑफ सिटी कहीं काम करने जाना है, ठीक है, अब आउट ऑफ सिटी हो, तुम अपनी सिटी में नहीं हो, तो उसका आपको वो मिलता है खाने का, रहने का, ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है, जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो कंपनी सारा देगी आपको एक्सपेंस, ठीक है। बाकी जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल, जितने साल आपने एक्सपीरियंस गेन करा, ठीक है, जितना आपने सीखने के बाद देखो इसकी सैलरी जो है ना, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि आपने कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट कराए चिलर के, ठीक है, वीआरवी के, ठीक है, और आपका हो गया डक टेबल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैं सपोज मैं बताता हूँ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कोई कराता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये चू लगाए नीचे, ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। कुछ होते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस बेस पे तुमने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने बड़े किए हैं, कितने मतलब कितना उसकी वर्थ है, और क्या क्या उसमें इक्विपमेंट लगे, कौन कौन सी मशीन लगी है, किस तरीके से उसका डिज़ाइन हुआ है, ये सब भी मैटर करता है कि आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया 5 साल का, लेकिन वो आपने सिर्फ बीआरबी का ही लिया है, चिलर का है ही नहीं उसमें, तो फिर उसका एडवांटेज आपको कम मिलेगा। अगर आपका चिलर का भी एक्सपीरियंस है, बीआरबी का भी है, और भी जो चीज़ मशीनें लगती हैं, जो एग्जॉस्ट लग रहा है, जो भी है, उसका भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन सिर्फ आप सोचो कि आपने वीआरबी का लिया है, वीआरबी का एक्सपीरियंस आपको 5 साल का, तो उसमें इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना आपको चिलर और वीआरबी दोनों में मिलेगा। चिलर का काम सबसे हार्ड रहता है, मतलब हार्ड नहीं बोल सकते उसे, मतलब जैसे वीआरबी से थोड़ा टफ रहता है चिलर का, रहता है, और ठीक है, बड़ा भी होता है वीआरबी का। चिलर का काम जो होता है अपना, वो बड़ा रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मल्टीपल आपके इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस लगती हैं उसमें। वीआरबी में क्या है, आपने एक आउटडोर लगा दिया, ठीक है, और आपका पाइपिंग करके और एक इंडोर लगा दिया, ठीक है। एक आउटडोर से आपने क्या किया, कई सारे इंडोर कनेक्ट कर दिए, जितने हमारे एचपी की है उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके एचपी कर दिया, ठीक। अब चिलर में क्या होता है, उसमें हमारा कूलिंग टावर भी आ जाता है आपका, ठीक है, फिर एचयू आता है, एचयू के बाद आपको चिलर लगाना है, फिर कूलिंग टावर लगाना है, उसकी पाइपिंग हो गई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कूलिंग, ठीक है। चिलर प्रोजेक्ट, इसलिए चिलर प्रोजेक्ट मतलब वीआरबी जो होता है एक एज पर वीआरबी बड़ा प्रोजेक्ट होता है चिलर प्रोजेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे वीआरबी जो एक सिस्टम लाया गया, वो इसीलिए ही लाया गया, क्योंकि जो चिलर का जो सिस्टम रहता है वो काफ़ी हार्ड रहता है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे जो छोटे प्लेस होते हैं वहाँ पर चिलर ना लगा के हम वीआरबी को इंस्टॉल कर सकें, ताकि हमारा जो क्या नाम है, जो अवेलेबिलिटी है अपनी रूफ की, उससे बचा जा सके।
और ये जो है ना अपना जो VRV का होता है, ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं कि स्मॉल लेवल पर, ठीक है, स्मॉलर लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारे चिलर प्रोजेक्ट होते हैं वो हाई लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। आपने VRV में क्या किया, सपोज़ करें आपके पास छोटा सा कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें आपके 2-3 ऑफिस हैं, मतलब छोटा सा एरिया है, तो उसमें हमने क्या किया, एक VRV लगा दिया 8 HP का, 10 HP का, 12 HP का, उससे हमने 2-3 इंडोर अपने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन इन केस हमें कोई बड़े स्पेसिंग में, मतलब बड़े स्पेस में जैसे करना है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हम अपना चिलर या VRV जो भी लगाते हैं उस हिसाब से लगाते हैं। अच्छा। जी जी। तो जैसे ये तो चलो BRB और चिलर का अपना डिफरेंस बता दिया कि अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा तो सैलरी कुछ और होगी, और अगर आपका मतलब सिर्फ BRB का है तो सैलरी कुछ और होगी, सिर्फ चिलर का है तो सैलरी कुछ और होगी। मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल जो अपना प्रोजेक्ट्स की जो होती हैं ना टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के, मतलब तुमने इंडस्ट्रियल किए हैं, फार्मास्यूटिकल करे हैं, कौन से किस टाइप के करे हैं, रेसिडेंशियल करे हैं, कौन से किए देखिए हैं जुनैद मतलब। भाई, जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे रेसिडेंस प्रोजेक्ट हो गया आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गया, आपका फार्मेसी प्रोजेक्ट हो गया आपका, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेसिडेंस प्रोजेक्ट है तो उसका जो डेटा होगा वो हमारा फार्मेसी या आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के सेम होगा, ठीक है। फार्मेसी प्रोजेक्ट जो होता है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो होता है, सबका डेटा अलग अलग होता है, ठीक है। जो हम डिजाइनिंग करते हैं सब क्लीन रूम का क्लीन रूम हो गया, उसका थोड़ा अलग रहता है, उसका अलग रहता है। बाकी हमारा जो रेसिडेंस होता है उसमें भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। जो हमारा इंडस्ट्रियल होती है उसमें कुछ हम पैरामीटर होते हैं, हॉस्पिटल वाला रहता है, हॉस्पिटल हो गया, है, हॉस्पिटल हो गया, क्लीन हो गया, तो इसमें से बहुत सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, फिर उस हिसाब से हमारा काम भी अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है। ठीक, ये चीज़ है। हाँ तो हम जरा टॉपिक से थोड़ा भटक गए अपने। तो टॉपिक हमारा ये था कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी देखो फ्रेशर की आपने बता दी। अगर डिप्लोमा किसी ने किया है मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल वाले भी इसमें आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी आ जाते हैं ना। देखो इलेक्ट्रिकल वाले ये टेंशन ना लें कि हम आ नहीं सकते इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। बल्कि उनके लिए एडवांटेज ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उनके लिए, जो AHU में होते हैं, चिलर में होते हैं, उनको एक प्लस पॉइंट मिलेगा उनको कि वो उनको आते हैं करना, अगर आपको सच में आते हैं तब, ठीक है। तो आ सकते हो आप, डिप्लोमा किया है आपने, बीटेक किया तो आ सकते हो आप। डिप्लोमा वालों की सैलरी HBC साइट इंजीनियर या सुपरवाइज़र आपकी मिनिमम होगी साइट पे 15,000, और लगभग जो जाएगी 18 से 20 हज़ार, ठीक, एज ए फ्रेशर। और जो बीटेक वाले हैं उनकी 20,000 तक मिल जाएगी, 18,000 से आपकी मिनिमम 18,000 से 20,000 22,000 तक आपकी 22,000 तक मिल जाएगी बीटेक वालों की, ठीक है। ठीक। और बाकी एक्सपीरियंस वालों का आपका पता ही है, एक्सपीरियंस वालों का फिर वो उनका अलग रहेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट है उनके, जिस हिसाब से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस हिसाब से, तो वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है मिनिमम 25, 26, 28 कमाता है। अच्छा, उससे नीचे, इससे कम नहीं होता है। जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो लगभग वो 25 से लेकर 30 तक कमा लेगा, आराम से हो जाएगी यानी उसकी। ये चीज़ है, ठीक। फील्ड बड़ी है, ठीक है, फील्ड बड़ी है, काम भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर भी कुछ लोग पूछते हैं, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर मतलब कितनी सैलरी लगेगी? डिज़ाइन में मैंने देखा कम ही सैलरी लगती है स्टार्टिंग में, डिज़ाइन में क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले सिखाते हैं, इसलिए पैसे कम देते हैं। देखो डिज़ाइन का क्या है ना, डिज़ाइन तो किसी तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें 20 मिल रही है, तुम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ठीक है, बिल्कुल। वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें क्या कहेगी कि भाई हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, ठीक, हम आपको सिखाएंगे, भले ही आपने पीछे कंपनी में काम करके आओ, डिज़ाइन करके आओ, ठीक है। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करता उनके लिए। अगर हाँ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मैटर करता है आपका। अगर आप डिज़ाइन का जो ऐसा रहता है ना, जैसे डिज़ाइन का रहता है, जैसे डिज़ाइन का मसला ये रहता है, जैसे एक तो जो बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे कुछ कंसल्टेंट है कोई, तो वहाँ पर तो बंदा जैसे मान लो को काम कर रहा है, फ्रेशर है, ऐसा लगा है वो, तो वहाँ वो सीख लेगा, सही बात। लेकिन जो जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनका मसला क्या रहता है कि वहाँ पर सीख नहीं पाता वो ठीक से, सीख नहीं पाता इसी बेस पे यही रीज़न रहता है कि जब वो किसी कंसल्टेंट के पास जाता है या कहीं और जाता है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ डिज़ाइन का प्रॉपर काम हो रहा है, तो फिर वो देखते हैं कि इसके पास तो नॉलेज है ही नहीं जो मैं चाहिए, तभी वो सोचते हैं कि अरे इसको कम पे हायर किया जाए। ये इसका मेन रीज़न रहता है कि वो उसको सैलरी कम मिलती है, सिखाया जाए उसे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही किसी कंसल्टेंट को अगर देख रहे हैं, अगर तुम्हारा डिज़ाइन में काम करना है तो कंसल्टेंट के पास करियो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कंसल्टेंट के पास करें क्योंकि उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, वो प्योर तुम्हारी डिजाइनिंग का ही कोर डिज़ाइन का ही काम रहता है उसके पास, बाकी और कोई काम नहीं होगा आपको पूरा डिज़ाइन से, और A to Z उसमें कोई भी ऐसा नहीं रहता कि हवा हवाई बातें कि मतलब ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं कि कुछ देखे हैं मैंने, जो ऐसे ही थंब रूल से कर दिया कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कर दिया ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा काम होता है। वहाँ पर प्रॉपर डिज़ाइनिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया जाएगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो आप सब कुछ सीख लोगे उसमें। फिर आपको जहाँ भी जाओगे
तो आपको पहले से काम आता रहेगा। और आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास हो तो वहाँ पर प्रॉपर सीख नहीं पाओगे, इसलिए आपकी सैलरी भी कम लगेगी। एज ए डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, साइड का कोई मसला नहीं है, साइड में आप काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन में भी जनेत भाई बहुत पैसा है, ठीक है, बस ये है कि आपको आना चाहिए, ठीक है, डिज़ाइन आना चाहिए। क्योंकि देखो डिज़ाइन का मामला ये है, डिज़ाइन जो है हर कंट्री वाइज ले लें या सिटी वाइज ले लें, पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर आपका होता है, बहुत सारी चीज़ें लोकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना क्या है, कितने, तो सारे पैरामीटर चेंज। तो ये चीज़ अगर आपको आ गई, ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको चलाना आ गए, ऐप हो गया अपना, ऐप हो गया आपका, ऑटोकैड हो गया, रैबिट हो गया, रैबिट हो गया आपको, ये चीज़ आपकी नहीं, अगर रैबिट होगा, ये रैबिट हो गया आपका, सॉलिड वर्क हो गया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप उसमें 3D बना सकते हो, ठीक है, 3D ड्राइंग। अच्छा, एक चीज़ मिस कर रहे हैं अपने, मतलब जो अपने सैलरी बता रहे हैं उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो यूज़ करते हैं अपने, वो है अपना लोकेशन का, कि लोकेशन क्या रहने वाली है। अगर मान लो जैसे जो सैलरी हम बता रहे हैं वो लोकेशन पर डिपेंड करती है। मान लो आप कोई बंदा है जो अपनी मतलब जो लोकल सिटी है उसकी, वहाँ पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर भाई सैलरी वेरी करेगी। अब वो कितनी वेरी करेगी, वो लोकेशन की जो जहाँ पर उसकी HBC की डिमांड कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। हम जो सैलरी बता रहे हैं वो अभी आपको दिल्ली NCR की, नोएडा, और आप मान सकते हो जैसे गुड़गांव वगैरह, ये मान सकते हो, इसकी सैलरी बता रहे हैं। पुणे में थोड़ा आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पुणे में मैं काम कर चुका हूँ, मैंने देखा सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है। मुंबई में आपको थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है, पुणे में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, हैदराबाद में भी आपको पूरी थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलेगी दिल्ली से, और बेंगलोर में भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन बेंगलोर और ये जो आपका हैदराबाद है, यहाँ का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर खर्चा बहुत होता है, एक्सपेंस बढ़ जाता है, एक्सपेंस बढ़ जाता है, थोड़ा रूम का एक्सपेंस बढ़ जाता है, खाने पीने का भी बढ़ जाता है, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर आप वहीं के आसपास से रहने वाले हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो और सिटी हो गई हमारी, तो उसके बारे में थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें HBC की डिमांड कितनी है उस जगह पे, इस पर डिपेंड करेगी सैलरी थोड़ी। डिपेंड करता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है, कहाँ कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, कौन सी सिटी डेवलपमेंट कर रही है। देखो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, क्या है, क्योंकि आपको पता है जो SVC है या MEP है, ये होता है बिल्डिंग सर्विसेज। जब बिल्डिंग बनेगी तभी ये होगा काम, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जब बिल्डिंग ही नहीं बन मतलब रही है, ये डिपेंड कर रही है कंस्ट्रक्शन पे कितना कंट्री या कितना सिटी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। सिविल, आपका सिविल वर्क हो गया, ठीक है, आपका गवर्नमेंट वर्क हो गया, आपका कहते हैं प्राइवेट वर्क हो गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है या आपकी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट ला रही है, तो उसमें हर किसी एक बिल्डिंग में आपका MEP का काम सर्विस रहती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, ठीक है, कौन सी सिटी अपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, कौन सी सिटी में आप लगा लें टावर्स बन रहे हैं, ठीक है, या जहाँ का मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, सारी चीज़ें, ये चीज़ है। तो बेसिकली फंडामेंटल जो है ना इसका, वो ये है कि अगर आपने बीटेक किया, अच्छा आपका मतलब थोड़ा नॉलेज है आपको HBC की, तो आप इसमें फील्ड में आ सकते हैं। फील्ड अच्छा है, बट ये है कि तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी स्टार्टिंग में, और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। मतलब 20,000 मिनिमम तो मिलेगी। उसके बाद अगर आप और भी आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आपको फिर और मेहनत करना पड़ेगी, फिर उसके बाद ही मिल पाएगी वो। देखिए बीटेक वाले की नहीं तो बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी फील्ड है बीटेक वाले की नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमने पढ़ा है बीटेक में सारा कुछ यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सारा। अच्छा, एक ने एक क्वेश्चन किया था मुझे, जैसे ये बीटेक वाला जो बोल रहे हो, ये कि बीटेक वाला मतलब जो अप्लाई किया है, जो पढ़ा है उन्होंने, वो तो ठीक है, यहाँ पर उसके लिए तो बेनिफिट है। एक बंदे का क्वेश्चन था कि जो हमारा डिप्लोमा वाला है वो एज ए सुपरवाइज़र लगता है, ठीक है, इसमें क्या नाम है अपना HBC में, ठीक। वो उसका क्वेश्चन ये था कि मैं जैसे आने वाले टाइम में इंजीनियर बन सकता हूँ क्या? बन सकता है यार, बन सकता है। देखो सब इंजीनियर की पोस्ट पर आ सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं आ सकता। सारा कुछ देखें, सारा कुछ जो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सी जगह क्या होता है, आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि एक इंजीनियर के पास नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल। और उनकी पोस्ट भी अच्छी होती है, पैसा भी अच्छा होता है। सुपरवाइज़र हैंडल करता है अपने इंजीनियर को। बहुत सी जगह मैंने देखा क्या है कि सुपरवाइज़र हैंडल कर रहा है इंजीनियर को अपने, कि भाई ऐसे काम होगा, ऐसे काम, सब भाई सारा कुछ होता है एक्सपीरियंस में, ठीक है। सारा एक्सपीरियंस, हर चीज़ एक्सपीरियंस से डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि आप बीटेक करके आ गए, आपके पास 0 एक्सपीरियंस है, सामने वाला बंदा सुपरवाइज़र है, वो 10 साल का एक्सपीरियंस ले रहा है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? भले ही वो आपकी पोस्ट ज़्यादा है, आप उससे मतलब एक कहते नहीं है कि ऑन पेपर आप उससे ज़्यादा हो, इंजीनियर वो सुपरवाइज़र है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में जो पोजीशन होगी ना, नॉलेज के बेस पे जज किया जाए, नॉलेज की बेस पे जज किया जाए तो उसकी पोजीशन ज़्यादा है। और तुम्हारे पास बस पोजीशन रहेगी आपकी डिग्री की, कि भाई मैं बीटेक वाला हूँ,
लेकिन जो नॉलेज है, क्योंकि देखो डिग्री काम नहीं आती, काम आती है आपकी नॉलेज। बिल्कुल, ठीक है, डिग्री काम में आएगी तो तब आएगी, मतलब ऐसे इनिशियली आपको जो हाँ। पोस्ट चाहिए उसके लिए, लेकिन पोस्ट पर टिके रहने के लिए, वो आप ग्रोथ करने के लिए आपको नॉलेज ही काम आएगी, डिग्री काम में नहीं नॉलेज आएगी। ही काम। मतलब मेरी बात समझिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको इनिशियली जॉब पाने के लिए डिग्री काम आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जॉब पे क्या नाम है, जैसे कोई आपको पोस्ट चाहिए कोई पर्टिकुलर, उसके लिए उस पर्टिकुलर डिग्री में आप डिग्री है आपके पास तो उस पोस्ट में आप चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस पोस्ट पर रहने के लिए आपको नॉलेज मतलब लेना ही पड़ेगी, तभी आप टिक पाएंगे उस पोस्ट पे, वरना फिर आपको मतलब आज नहीं तो कल रिप्लेस हो ही जाएंगे किसी ना किसी से, ऐसा रहेगा। और ऐसा होता है और होता रहेगा ऐसा। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना देखो अपना बेनिफिट देखती है, ठीक है। कोई भी बंदा हायर करेगा, मैं हायर करके मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगा, मैं बंदा हायर करूंगा, मैं भी सोचूंगा कि यार ये मैं अगर इसको 10,000 दे रहा हूँ ना, तो ये मेरे को 20,000 का काम करके दे। देखो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बैठा है, HR बैठा है, ठीक है, वो इसी नहीं बैठा होता है कि कितना इसको कितने से कितना कम रिसोर्सेज लगाकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आप इसमें अगर पीछे रह जाओगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम की नहीं रहे, वो रिप्लेस कर देंगे आपको उठाकर। तो इसलिए कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस गेन करो, शुरू के 3-4 साल अच्छे से एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। अच्छे से दिल लगाकर मेहनत लगाकर काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। साइड पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, टाइमिंग का इशू रहता है, ठीक है, तो वो आप नेगलेज कर दो, ठीक है। आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है, सीखो, अच्छे से सीखो, कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है अच्छे से सीखो। सुपरवाइज़र से अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता है, ठीक है, और सामने वाले को पता है तो शर्म नहीं है, पूछो उससे कि भाई ये कैसे होता है। मतलब मेन मकसद है सीखा, उसके बाद ही फिर आपकी सैलरी वैलरी जो सैलरी बढ़ेगी, आगे बढ़ोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हमने आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोल दे भाई। बाय 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 बाय। हम भी चल रहे हैं, हम साइड पे हैं, ठीक है, अब रूम पर जा रहे हैं हम भी। चलो भाई।